नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन से जुड़े सभी तथ्य आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, बिल्कुल कहानी की तरह क्रमवार इंपॉर्टेंट तिथियों को जो पूरा घटनाक्रम था उसको कवर करते हुए चलेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ उसके भी पूरी डिटेल हम यहाँ पे कवर करेंगे। और बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस के 3 इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए, 1905 का बनारस अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन और 1907 का सबसे इंपॉर्टेंट सूरत अधिवेशन, उसको भी यहां पर कवर कर जाएंगे क्योंकि ये भी आपके इसी आंदोलनों के प्रस्तावों से संबंधित हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हैं वो सारी डिटेल के साथ बिल्कुल टू द पॉइंट आपके आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। हमारी एक सीरीज है जिसमें हम पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से लेकर 1947 तक सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, बंगाल के विभाजन के बारे में जानते हैं। उससे पहले उस समय बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे उनको देख लेते हैं, फिर चलेंगे बंगाल विभाजन की तरफ। जो उस समय का बंगाल था एरिया में काफी बड़ा था। उस समय के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड और पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये सब मिलकर उस समय एक ही राज्य बनते थे, एक ही प्रेसिडेंसी थी बंगाल। क्षेत्रफल इसका काफी बड़ा था। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि कौन उसमें शामिल था, कौन नहीं शामिल था। बंगाल विभाजन का कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन के 2 प्रमुख कारण, एक अंग्रेजों की तरफ से जो दिया गया और दूसरा वास्तविक कारण। तो अंग्रेजों ने क्या कारण दिया? अंग्रेजों ने कारण दिया कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और यहां पर प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको कंट्रोल करने के लिए विभाजन जरूरी है। तो अंग्रेजों ने प्रशासनिक आधार को यहां पर कारण बताया। जबकि वास्तविक कारण क्या था बंगाल विभाजन का? वास्तविक कारण था विभाजन से बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम को विभाजित करना। क्योंकि जो पूरा बंगाल था बेसिकली इसको 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में सारे आपके मैक्सिमम जो लोग थे वो मुसलमान थे और पश्चिमी बंगाल में आपके हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी। तो संप्रदाय के आधार पर बंटवारा किया गया, लेकिन आपसे कारण पूछे जाते हैं पेपर में। तो पूछेगा अंग्रेजों ने क्या कारण बताया, तो आप कहेंगे प्रशासनिक सुधार। और वास्तविक कारण क्या था, तो आप कहेंगे राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना। ठीक है, बंगाल विभाजन का घटनाक्रम। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को यहां पर देखते हैं। विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। तो बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था इसे ब्रिटिश संसद में 3 अक्टूबर 1903 में रखा गया था। देखिए, बंगाल को विभाजन किया गया था 1905 में, लेकिन बंगाल विभाजन की जो पहली सार्वजनिक घोषणा होती है वो 1903 में होती है। अक्टूबर 1903 में इसे ब्रिटिश संसद में भी रखा जाता है। हालांकि बाद में इसको कैंसिल कर दिया जाता है, 1903 में विभाजन नहीं किया जाता। लेकिन 1905 आते आते बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिस वजह से ये यहां पर विभाजन करते हैं। विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष कब रखा गया? तो ये रखा गया 19 जुलाई 1905 को। लोगों के समक्ष यानी इसकी रूपरेखा यहां पर जनता के सामने रखी गई। बंगाल विभाजन की योजना कब प्रकाशित करी गई? तो ये योजना प्रकाशित होती है 20 जुलाई 1905 को। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा अलग अलग किताबों में बंगाल विभाजन की योजना के बारे में पूछा जाता है, आपको 19 और 20 दोनों देखने को मिलता है। तो 19 तारीख को जो सामान्य जनता थी उनके सामने एक रूपरेखा रखी गई कि किस तरीके से बंगाल का बंटवारा किया जाएगा, और 20 जुलाई को समाचार पत्रों के माध्यम से इसे घोषित कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन होने जा रहा है। तो नॉर्मली आपको पहला रेफरेंस 20 जुलाई को देना है। विभाजन की घोषणा करने वाला पहला समाचार पत्र था संजीवनी, इसको भी ध्यान रखना। और ये वही संजीवनी समाचार पत्र है जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का विचार भी देगा। तो विभाजन की घोषणा भी करने वाला पहला समाचार पत्र कौन था जिसने ये खबर छापी? वो भी संजीवनी था। और बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन का विचार भी किसका था? संजीवनी समाचार पत्र का था। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई?
तो पूरे घटनाक्रम को हम देख रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, और टू द पॉइंट्स मैंने यहां पर अलग अलग बुक से, दृष्टि पर बेस्ड है लेकिन अलग अलग बुक्स के फैक्ट भी आपको यहां पर मिलते हैं। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक बैठक होती है और वहीं पर बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहां पर की जाती है। बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। अब कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, इनको जल्दी से दोबारा रिपीट करते हैं। ब्रिटिश संसद में रखा गया था 3 अक्टूबर 1903 को। लोगों के समक्ष रखा गया 19 जुलाई 1905 को। योजना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करी गई 20 जुलाई 1905 को। पहली बार इस खबर को संजीवनी ने छापा। स्वदेशी आंदोलन घोषित होता है अगस्त 1905 में 7 तारीख को और बंगाल का विभाजन लागू हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 से। इसके बाद क्या हुआ? इस दिन को यानी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और यह सुझाव किसने दिया था? रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर 16 अक्टूबर को, जिस दिन से ये विभाजन लागू हुआ, इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है। 16 अक्टूबर जब से बंगाल का विभाजन लागू हुआ, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर शोक दिवस और टैगोर के सुझाव पर रक्षाबंधन या राखी दिवस के रूप में इसे यहां पर मनाया गया। जब बंगाल का विभाजन किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन उस समय वायसराय था। और भारत सचिव कौन था? राइजले उस समय भारत का सचिव था। तो ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम बिल्कुल टू द पॉइंट्स में, जिसको आपने नोट करना है। इस दौरान एक सर्कुलर निकाला गया बंगाल विभाजन के दौरान, जिसका नाम था कार्लाइल सर्कुलर। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एग्जामों में पूछा गया है। देखिए, कार्लाइल सर्कुलर संबंधित किससे है? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो आप कहेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन का दमन करने के लिए 22 अक्टूबर 1905 को इसे निकाला गया था। ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर। बंगाल का जो उस समय चीफ सेक्रेटरी था R.W. कार्लाइल, इसके द्वारा इसे निकाला गया था और इसी के नाम पर इसे कार्लाइल सर्कुलर कहते हैं। क्या कहता था ये सर्कुलर? इसमें कहा गया था कि सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य ध्यान रखें कि उनके विद्यार्थी स्वदेशी आंदोलन में भाग ना ले। अगर वे शामिल होंगे तो वो जो स्कूल हैं उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। तो शिक्षण संस्थानों को लेकर यह सर्कुलर था, जो ये कहता था कि अगर किसी भी स्कूल के, किसी भी कॉलेज के छात्र स्वदेशी आंदोलन में भाग लेंगे तो हम स्कूल की मदद बंद कर देंगे। तो शिक्षण संस्थानों से, छात्रों से स्वदेशी आंदोलन के दमन से संबंधित सर्कुलर है कार्लाइल सर्कुलर। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ? हमने बंगाल विभाजन का घटनाक्रम देखा। विभाजन के बाद का क्या बंगाल था उसको देखते हैं। विभाजन में 2 भाग कर दिए गए बंगाल के, जैसा हमने बात करी थी, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल बनाया उसमें आज का जो बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसको, बिहार को और उड़ीसा को, इनको शामिल कर दिया गया। यहां की जो जनसंख्या थी वो ज्यादातर हिंदू थी। यहां की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया और पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो LG बनाया गया वो एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया गया। और वहीं बात करें पूर्वी बंगाल की, तो पूर्वी बंगाल में आज का पूरा बांग्लादेश और असम शामिल थे। यह मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, यानी यहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी पूर्वी बंगाल में। यहां की राजधानी ढाका को बनाया गया। इसको तो आप इजीली कनेक्ट कर जाओगे कि पश्चिम बंगाल जो समय बना था उसकी राजधानी क्या थी? कलकत्ता। आज भी कोलकाता ही है पश्चिम बंगाल की राजधानी, लेकिन आज का पश्चिम बंगाल और उस समय का पश्चिम बंगाल में जमीन आसमान का फर्क है। आज के पश्चिम बंगाल में सिर्फ बंगाल आपका शामिल है, बिहार अलग है, उड़ीसा अलग है। ठीक है, उस समय भी राजधानी इसकी कलकत्ता थी। जबकि पूर्वी बंगाल की बात करें, इसकी राजधानी ढाका थी, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। यहां का जो लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था आपका ब्लूमफील्ड, फूलर को बनाया गया था। इस फूलर का नाम याद करना, आगे इसका एक फेमस स्टेटमेंट आएगा जो पेपर में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आता है फूलर था कौन जिसने वो स्टेटमेंट दिया? तो वो था पूर्वी बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो ये हमने दोनों बंगालों के बारे में जानकारियां देखी। बंगाल विभाजन हुआ तो इसका विरोध भी हुआ। अब विरोध के बारे में देखेंगे।
बंगाल के विभाजन के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन किया गया तो शुरुआती जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व कौन करते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनकी एक पत्रिका जिसका नाम है द बंगाली, और इसको हमने कल भी देखा था कि 1883 में इस पर इन्होंने एक लेख लिखा था, राष्ट्रवादी लेख, जिसके लिए इनको 2 महीने की सजा हुई। तो इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध यहां पर किया। साथ में एक और पत्रिका इन्होंने निकाली, हितवादी। तो बंगाली और हितवादी दोनों पत्रिकाएं किसकी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की थी। ठीक है, इनका एक फेमस स्टेटमेंट है बंगाल विभाजन को लेकर के, विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की भांति गिरा है। यह किसका कथन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन है। ठीक है, बंगाल विभाजन से जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनको भी देख लेते हैं। कर्जन का है पहला, मेरे इस बंटवारे से मुसलमानों को वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो उनको मुगल काल में भी नहीं मिली। किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। और दूसरा है पूर्वी बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर, इसका जो स्टेटमेंट था, हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान अधिक प्रिय है। तो यह स्टेटमेंट हिंदू और मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की 2 पत्नियां किसने बताया? ब्लूमफील्ड फुलर ने कहा। एक और क्वेश्चन आता है, मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में किसने कहा? तो वो भी इसी ने कहा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसको बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा गया, और यही आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने बिल्कुल टू द पॉइंट बंगाल विभाजन के कारण देखा, घटनाक्रम को देखा, उसके विरोध को देखा, शुरुआती विरोध किसने किया और क्या क्या स्टेटमेंट उसको लेकर आए। अब हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को होती है। डेट हमने ऊपर देखी। स्थान था टाउन हॉल कोलकाता। जो कलकत्ता है वहां के टाउन हॉल पर एक मीटिंग होती है जहां पर बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करी जाती है। सभी लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का, सरकारी नौकरियों का, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिर्फ जो विदेशी वस्तुएं थी उनका विरोध नहीं हुआ, उनका बहिष्कार नहीं हुआ, बल्कि जितनी भी सरकारी नौकरियां थी, जितने सरकारी शिक्षण संस्थान थे, आदि सारी चीजों का इसमें बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का विचार किसका था? तो स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मित्र का था। जो हमने एक ऊपर पत्र देखा संजीवनी, जिसने सबसे पहले विभाजन की घोषणा को छापा था, इसी पत्र के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र, यानी इन्हीं का पत्र था। इसी पत्र में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का विचार यहां पर उसका उल्लेख किया गया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी का बहिष्कार करने के लिए यहां पर कहा गया था। ये क्वेश्चन आता है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसने दिया, किस पत्रिका में दिया, यह विचार किसका था? ये सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाने के साथ साथ, चीजों को लिंक करने के साथ साथ, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी बताते हुए चलता हूं। तो आप उनको भी टिक करते हुए जरूर चले कि ये क्वेश्चन किस तरीके से और कैसे अभी तक आ चुका है या आ सकता है। तो ये था स्वदेशी आंदोलन, किसका विचार था, कब शुरू हुआ, वो देखा। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन का फेमस नारा था वंदे मातरम। इसके अलावा आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, ये भी इसके नारे थे, लेकिन जो फेमस नारा था वो वंदे मातरम था। इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत यहां पर बन चुका था। यह गाना, यह गीत इतना ज्यादा फेमस हो चुका था, यह नारा इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में, जो आंध्र के तटीय प्रदेश थे, वहां पर स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा जाने लगा था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस आंदोलन को डेल्टा इलाकों में आंध्र प्रदेश के वंदे मातरम आंदोलन कहते हैं, या कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला यह गीत लिखा और यही गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और एमटीएस के पेपर में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जनगण मन तो इन्होंने लिखा ही है, साथ में जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, हालांकि वो गाना इन्होंने
बंगाल विभाजन के बाद में लिखा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा, बांग्लादेश बना 71 में और उसने उस गाने को अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य संबंध, बेहतर संबंध के समर्थक थे। तो ये स्वदेशी आंदोलन के विरोधी थे, उसके आलोचक थे, क्योंकि इनको वो बर्बादी लगती थी इन चीज़ों का बहिष्कार करना, और ये चाहते थे पूर्व और पाश्चात्य यानी भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति के मध्य में एक अच्छे संबंध यहां पर स्थापित हों। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि इनमें से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पाश्चात्य के मध्य में संबंध के समर्थक थे। तो वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, किसका विचार था, इसका नारा क्या था, वो सब हमने देखा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा वो देखते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन में जैसा मैंने आपको कहा, शिक्षण संस्थानों का भी बहिष्कार किया गया और उसी से बचने के लिए कार्लाइल सर्कुलर भी आया था, वो भी इसी से रिलेटेड था। फिर भी कई सारे युवाओं ने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया, लेकिन जो आंदोलनकारी नेता थे, जो सीनियर नेता थे, उन्होंने फिर उसका विकल्प यहां पर तलाशना शुरू किया। एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की उन्होंने स्थापना कर दी, ताकि जो बच्चे वहां से बाहर आ रहे हैं, जिनको शिक्षण में मदद नहीं मिल रही है, उनकी भी शिक्षा का नुकसान न हो सके। तो कई सारे यहां पर इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, संगठन यहां पर बनाए गए। इनमें से एक था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को करी गई और इसके संस्थापक गुरुदास बनर्जी थे। इस संस्था के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो सतीश चंद्र मुखोपाध्याय बनाए गए थे। इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स, ये भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, शॉर्ट में इनको कई बुक्स में पीसी रॉय लिखा गया है, ये भारत में केमिकल के, रसायन के पहले अन्वेषक माने जाते हैं। इन्होंने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना कर दी। इतने में 1907 में अविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, भारतीय प्राच्य कला संस्थान, इसकी स्थापना भी कर दी। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे अविंद्रनाथ टैगोर हैं, 1907 में स्थापना करते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ? तो वो था बनारस अधिवेशन 1905, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अभी हम इस अधिवेशन को डिटेल में यहां पर देखेंगे। तो ये स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव था। शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, मेडिकल स्टोर यहां पर बनाए गए और एक कला संस्थान यहां पर बना। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे उनको देखते हैं। महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। इनकी जो बेटी थी केतकी, उन्होंने इनका साथ दिया। साथ में दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया। मद्रास में चिदंबरम पिल्लई ने किया। पंजाब, यूपी में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। नेतृत्व यानी वहां पर इस आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको है? क्वेश्चन आएगा दिल्ली में किसने फैलाया? आप कहेंगे हैदर रजा ने। मद्रास में चिदंबरम पिल्लई, कई सारे लोग भी थे लेकिन ये प्रमुख थे। स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा ब्रिटिश पत्रकार कौन था? तो कौन सा ब्रिटिश पत्रकार था जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? इसका नाम है H.W. नेविंसन। जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन होगा सूरत में, तो प्रश्न आता है कौन सा ब्रिटिश पत्रकार है जिसने सूरत अधिवेशन में जो स्वयं उपस्थित था और वहां का जो संघर्ष हुआ, गरम दल और नरम दल में कहा जाता है कुर्सियां तक टूट गई थी, उस पूरे संघर्ष का वर्णन किसने किया है? इसी ने किया है, H.W. नेविंसन ने। यह एक ब्रिटिश पत्रकार था, ठीक है। तो ये हमने स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखा। इस दौरान जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस के 3 इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते हैं, 1905, 1906 और 1907। चलिए अब इनको देखते हैं कि यहां पर आखिर हुआ क्या था। पहला आता है बनारस अधिवेशन। तो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ। अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन पर गोखले ने एक स्टेटमेंट दिया इसी अधिवेशन में कि यह एक निर्मम भूल है। तो प्रश्न बनेगा, बंगाल विभाजन को निर्मम भूल किसने बताया? आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन में 1905 में। इस अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन यहां पर किया गया। तो क्वेश्चन आया था ना कि सबसे पहले कहां पर हुआ? इसी अधिवेशन में, ठीक है। अगला अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ।
इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा करी गई। इसी अधिवेशन में पहली बार गरम दल और नरम दल के बीच में विवाद हुआ अध्यक्ष पद को लेकर के। अंत में जो सीनियर लीडर थे दादा भाई नौरोजी, उनको अध्यक्ष बनाया गया और विवाद को शांत किया गया। इस अधिवेशन में 4 इंपॉर्टेंट प्रस्ताव पारित हुए। पहला, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। इन 4 प्रस्तावों को इस अधिवेशन में पारित किया गया। इनको भी ध्यान रखना, आगे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भी यहीं पर प्रयोग किया गया। हम देखते हैं ना कि स्वराज शब्द सबसे पहले कहां आया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग करी गई, तो वो 1906 का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और यहां पर 4 विशेष प्रस्ताव पारित होते हैं। ठीक है, स्वराज शब्द पहली बार इस्तेमाल में आता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज की मांग की जाती है कांग्रेस के अधिवेशन में। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा करी गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन का कारण क्या था? कुछ पेपरों में पूछा गया है कि कांग्रेस विभाजन का कारण क्या था। विभाजन के कुछ प्रमुख कारण थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष पद। अध्यक्ष पद को लेकर दोनों दल आपस में भिड़ गए थे। जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो उदारवादी नरम दल के नेता थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। आखिर में जीते कौन? उदारवादी, और अध्यक्ष बन गए रास बिहारी घोष। दूसरा कारण माना जाता है जो प्रमुख है, बहिष्कार प्रस्ताव और स्वदेशी आंदोलन। इन दोनों प्रस्तावों को लेकर भी यहां पर विवाद था। देखिए, जो 1906 में 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और आपका स्वशासन, तो इन 4 प्रस्तावों की गारंटी चाहता था जो गरमवादी दल था, और इसी को लेकर विवाद हो गया। बहिष्कार प्रस्ताव को लेकर क्या विवाद था? अध्यक्ष वाले को तो हमने देख लिया। बहिष्कार प्रस्ताव को लेकर विवाद था, उदारवादी जो नेता थे, नरम दल के जो नेता थे, वो चाहते थे स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए, जबकि जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए। जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे बहिष्कार सिर्फ विदेशी वस्तुओं का हो, जबकि जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे बहिष्कार वस्तुओं का, सेवाओं का, नौकरियों का, सब जगह हो। और इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। एक तीसरा कारण भी माना जाता है, जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे ये वाला अधिवेशन नागपुर में आयोजित हो, और नरम दल के नेता चाहते थे सूरत में हो। अंत में जीते कौन? नरम दल के नेता। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे, विभाजन के पेपर में आते हैं। 2 प्रमुख कारण याद कर लीजिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रारूप क्या होगा और अध्यक्ष पद को लेकर यहां पर विवाद था। इसी दिन को, अब यहां पर विवाद इनके बीच इतना बढ़ गया, कहा जाता है कि कुर्सियां तक यहां पर चली, कुर्सियां टूटी, और इस दिन को एनी बेसेंट ने काला दिवस के रूप में कहा। तो क्वेश्चन आएगा, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत विभाजन में, तो इसे काला दिन किसने कहा? यह कहा था एनी बेसेंट ने। सूरत विभाजन पर मिंटो द्वितीय, जो उस समय भारत का वायसराय था, इसका भी एक स्टेटमेंट आया था। इसने कहा, सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है। यह स्टेटमेंट किसका है? मिंटो का है, जो उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, तो ये 1907 का अधिवेशन जिसको हमने देखा कि यहां पर अध्यक्ष पद को लेकर, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन के प्रारूप को लेकर दोनों दलों में यहां पर लड़ाई हो गया, विवाद हो गया, और अंततः कांग्रेस का पहला विभाजन यहां पर देखने को मिला। अब इस चीज का प्रभाव क्या पड़ा? कांग्रेस का विभाजन का प्रभाव और स्वदेशी आंदोलन पर क्या इफेक्ट पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का आखिर हुआ क्या, उसको भी जानेंगे। अंग्रेजों ने यहां पर नरम दल के नेताओं के साथ समझौता किया, क्योंकि अंग्रेजों के लिए फायदेमंद वही था, क्योंकि नरम दल के नेता प्रार्थना पत्र लिखकर, अनुरोध करके अपनी मांगों को रखते थे। गरम दल के नेता प्रदर्शन करते थे, हड़ताल करते थे, दबाव बनाकर अपने काम करवाते थे, इस तरीके से। तो अंग्रेजों ने नरम दल के नेताओं के साथ यहां पर समझौता किया, और इसी के तहत एक संवैधानिक सुधार के लिए अंग्रेज तैयार हुए, जिसके तहत मॉर्ले मिंटो सुधार को लाया गया 1909 में। इस सुधार के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जो गरम दल के नेता थे, इनको एक एक करके गिरफ्तार करना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर दिया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर दिया, बर्मा जेल में उनको डाल दिया। 1907 में ही अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि ये सारे गरम दल के नेता थे, आप जानते हैं, लाल, बाल, पाल और साथ में अरविंद घोष।
तो अरविंद घोष को भी साथ में अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया। इनका बचाव चितरंजन दास ने किया। जब ये छूट कर आए, रिहा होकर आए, तो इन्होंने संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी में ऑरोविल आश्रम की स्थापना कर दी। जो बिपिन चंद्र पॉल थे उनको भी बाद में जो ये अलीपुर षड्यंत्र केस था इसी में गिरफ्तार कर दिया। तो सारे जो गर्म दल के नेता थे उनको एक एक करके अंग्रेजों ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1908 तक सभी गर्म दल के नेता यहां पर गिरफ्तार हो चुके थे और स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन यहां पर हो चुका था। यानी एक तरीके से कह सकते हैं खत्म हो चुका था, क्योंकि जो गर्म दल के नेता थे वही इसको ज्यादा फैलाने का काम कर रहे थे। तो आपने देखा ऊपर पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, इस तरीके से बंगाल में बिपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष इसको फैला रहे थे। तो सारे गर्म दल के नेता गिरफ्तार हो गए, आंदोलन नेतृत्व विहीन यहां पर हो गया और समाप्त हो गया। तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन था, जिसको हमने शुरू भी किया और खत्म भी किया कि किन परिस्थितियों में ये खत्म हुआ। जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको चीजें लिंक करके बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, याद आपको हो जाए कि क्या क्या घटनाक्रम था, क्या क्या उस समय हुआ, किस तरीके से हुआ। स्वदेशी आंदोलन के असफल होने का कारण क्या था उसको देखते हैं। कारण था कांग्रेस का विभाजन। सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कांग्रेस का सूरत में जो विभाजन हुआ स्वदेशी आंदोलन के असफल होने का कारण था। दूसरा कारण था मुस्लिम लीग की स्थापना। इसी दौरान 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। पूर्वी बंगाल जहां पर ज्यादातर जनसंख्या मुसलमानों की थी, उनका समर्थन इनको नहीं मिला। तो स्वदेशी आंदोलन को मुसलमानों का और आंदोलन में किसानों का जो समर्थन था वो नहीं मिला। तो ये प्रमुख कारण माने जाते हैं, कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना और किसानों और मुसलमानों का समर्थन न मिलना। ये प्रमुख कारण थे स्वदेशी आंदोलन के फेल होने का। इसके बाद बंगाल विभाजन हमने कराया था शुरू में, तो बंगाल विभाजन को रद्द भी कराना है ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में। जो 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में। और जो उस समय वाइसरॉय था हार्डिंग द्वितीय, ये बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर देता है। ठीक है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे दिल्ली दरबारों के बारे में। अभी सिर्फ इतना याद कीजिए, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, रद्द हुआ 1911 में। उस समय वाइसरॉय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। संबंधित समिति की बात करें तो अरुंडेल समिति एक बनाई गई थी मिंटो द्वितीय के द्वारा 1906 में। मिंटो द्वितीय वाइसरॉय था 1906 में। प्रशासनिक सुधार को लेकर इसने एक समिति का गठन किया, अरुंडेल समिति, 1906 में। और इस समिति ने सिफारिशें दी थी अपनी कि बंगाल का वापस से एकीकरण कर देना चाहिए। इसी समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो क्वेश्चन आता है, वाइसरॉय कौन था, समिति कौन थी, किसने बनाई थी, किसकी सिफारिश पर यह रद्द किया गया, कब किया गया, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और इस समिति का गठन मिंटो ने किया था 1906 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा बंगाल विभाजन, साथ में स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस के 3 इंपॉर्टेंट अधिवेशन जिनको हमने यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से यहां पर समझ में आई होंगी। प्रॉपर टू द पॉइंट यहां पर नोट्स थे, सारी चीजें एक दूसरे से जोड़कर हमने पढ़ने का प्रयास किया, पूरे घटनाक्रम को यहां पर समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना और जो मॉर्ले मिंटो सुधार है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।